हेलो नमस्कार। सफलता क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस के लिए जो अभी प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो पूरी संभावना है कि मार्च अप्रैल के महीने तक हो जाएगा। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और इस बचे हुए कम समय में आप अच्छे से उस समय को यूटिलाइज करते हुए अपनी तैयारी कीजिए। उसमें 10 नंबर का जीके और करंट अफेयर आना है, तो ये वीडियो आपके लिए जीके और करंट अफेयर के लिए है, जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी मतलब जहाँ भी पूरे केबीएस में जहाँ भी पूछा जाएगा 10 नंबर का करंट अफेयर और जीके आपसे पूछा जाएगा। तो ये डेली ये वीडियो आपको एक डेली वीडियो करंट अफेयर और जीके के लिए आपको छोटी छोटी 20-20 या 30-30 मिनट की आधा घंटे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और इस आधा घंटे या 20 मिनट की वीडियो में डेली आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे और वो सॉलिड क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं, किसी एग्जाम में या तो केवीएस में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इस वीडियो में मैं इस सीरीज में मैं वही क्वेश्चंस उठाऊंगा, वही क्वेश्चंस लूंगा जो केबीएस में पूछे गए हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन। करंट अफेयर जैसे पिछले साल केबीएस में पूछा गया था 2018 में, तो इसमें जो नए क्वेश्चन मैं मेंशन करूंगा वो उसी बेस पर कि कैसे कैसे टॉपिक से करंट अफेयर है, जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी समय को गवाए हम शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे लिए है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर मतलब घुमक्कड़, यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, खानाबदोश मतलब एक जगह नहीं रुकते हैं, यायावर, या जनजातीय। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसे हम कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा सभ्य सभ्यता मानी जाती है, सभ्य सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता में शहरीकरण हो चुका था, अर्बनाइजेशन हो चुका था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो समाज था, सोसाइटी थी, वो शहरी सोसाइटी थी, यानी अर्बनाइजेशन था, अर्बन बने हुए थे। बहुत बड़े बड़े शहरों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा है। इनकी खोज अलग अलग खोजकर्ताओं ने की है, तो वो भी पूछा जाता है कि हड़प्पा शहर की खोज किसने की, कालीबंगा की खोज किसने की, लोथल की खोज किसने की, वो भी पूछे जाते हैं। पहले का आंसर जो है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे, यानी अर्बन निवासी थे, अर्बन सोसाइटी थी हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, या फिर लकड़ी से बनाए जाते थे। यहाँ पर अर्बनाइजेशन था, यानी शहरीकरण हो चुका था, और अर्बनाइजेशन था। शहरीकरण में होता है क्या है, शहरों में जो घर होते हैं वो ईंटों से बने होते हैं, पक्के मकान होते हैं। ठीक है, शहरीकरण की यही पहचान होती है कि वहाँ पर जो जो विकास होता है वो उच्च स्तर का होता है, मकान बने होते हैं, पक्के मकान होते हैं। गांव या ग्रामीण निवासी जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान होते हैं, शहरों में पक्के मकान होते हैं। तो पक्के मकान होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब ईंटों से बने होते थे। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की का सर्वप्रथम खोज की थी, या सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था हड़प्पा सभ्यता का? तो देखो कुछ प्रमुख शहर हैं जो हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए थे, हड़प्पा सभ्यता के शहर थे जो बाद में खोजे गए थे, जिसमें जैसे मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो आर.डी. बनर्जी ने खोज की थी, आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा, दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, मोहनजोदाड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक है, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, कालीबंगा अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, लोथल की खोज आर राव ने की थी, लोथल की खोज आर राव ने की थी। ठीक है, कुछ प्रमुख और भी बहुत सारे प्रमुख शहर हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो अभी हमने पढ़ा है दयाराम साहनी ने 1920-21 में 21-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना है, कितने प्रतिशत है? यानी भारत के पास जो लैंड एरिया है वो टोटल लैंड एरिया का कितना परसेंट है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%? अगर हम भारत के लैंड एरिया की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, 7th रैंक है, यानी 7वां स्थान है। ठीक है,
पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। किसमें? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, एरिया वाइज। टोटल कितना परसेंट लैंड है भारत के पास पूरे विश्व का? दैट इज 2.4%। अगर हम जनसंख्या की बात करें कि पॉपुलेशन कितना है भारत में, कितना पॉपुलेशन है टोटल, कुल पॉपुलेशन का, पूरी विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, कितना प्रतिशत हिस्सा आबादी का भारत में निवास करता है? दैट इज 17.7% या 8%, ठीक है। हम 18% के अराउंड मानकर चलते हैं कि 18% के आसपास भारत में कुल पॉपुलेशन का, पूरे विश्व की पॉपुलेशन का, जनसंख्या का हिस्सा निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि में भारत अभी तक तो जनगणना के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, तो दूसरे स्थान पर है, अभी सेकेंड रैंक पर आता है भारत, ठीक है। और भारत जिस कॉन्टिनेंट में है, जिस महाद्वीप में है, उस महाद्वीप का नाम है एशिया। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। एशिया महाद्वीप अपने आप में सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व में, या जितने महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। पूरे विश्व में कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा कवर करता है। 30% एरिया 29.5% है, तो हम 30% मान के चलते हैं। 29.5% एरिया कवर करता है। वही लगभग 59.8% या 60% आबादी कवर करता है ये कुल विश्व की, ठीक है। पूरे विश्व की एशिया कॉन्टिनेंट में लगभग 60% आबादी रहती है, ठीक है। 60% पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए इसे लोगों का घर भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप को लोगों का घर भी कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग विश्व में सबसे ज़्यादा यही निवास करते हैं, तो लोगों का घर तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है, भारत के पास कितना क्षेत्रफल है कुल विश्व का, तो इसका आंसर है 2.4%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो विश्व विरासत धरोहर में शामिल है? विश्व विरासत की अगर हम बात करें तो विश्व विरासत धरोहर जो स्थल जो होते हैं यूनेस्को के द्वारा घोषित किए जाते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। पेरिस फ्रांस देश का नाम है, पेरिस उसकी राजधानी है, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। यूनेस्को जो विश्व में जो विरासत स्थल होते हैं, धरोहर होते हैं, उन्हें विश्व विरासत स्थल घोषित करता है। यूनेस्को के द्वारा भारत में विश्व विरासत स्थल लगभग 40 है, लगभग क्या 40 विश्व विरासत अब तक यूनेस्को के द्वारा भारत में घोषित किए जा चुके हैं। विश्व विरासत स्थल भारत में 40 हैं, यूनेस्को के द्वारा घोषित किए जा चुके हैं इन इंडिया, ठीक है। आगरा किला, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी बर्ड हेरिटेज साइट में आते हैं और ये सभी भारत में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, कर्नाटक में, असम में या बिहार में? अगर हम मानस की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक में सबसे प्रमुख जो है, बहुत फेमस है, दैट इज बांदीपुर, सुना होगा आपने बांदीपुर के बारे में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। उत्तराखंड में बहुत सारे हैं और उसमें सभी फेमस हैं लगभग, है ना। जिम कॉर्बेट है एक, तो राजा जी है, ठीक है। बिहार में गौतम बुद्ध है, बिहार में गौतम बुद्ध है। कैमूर है, ये सब बिहार में है। मानस कहाँ पर है? मानस असम में है, ठीक है, जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं, तो गोल्डन लंगूर भी मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस नेशनल पार्क जो है, वो असम में आता है, तो इसलिए इसका आंसर असम हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी इसका असम ही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हम्पी के स्मारक कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? हम्पी स्मारक के जो समूह है वो कहाँ पर है? तो वो कर्नाटक में है, सी आंसर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ठीक है, और ये अरब सागर की तरफ आता है, या फिर हम बोले तो पश्चिमी घाट की तरफ आता है। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट की तरफ आता है, जो कि भारत में सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है। ओके, नेक्स्ट अगला, चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? चोल मंदिर तमिलनाडु में है, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले
राज्यों की संख्या कितनी है, यानी भारत में ऐसे कितने स्टेट हैं जो कोस्टल लाइन बनाते हैं। तो भारत में कुल कोस्टल लाइन यानी तटीय रेखा बनाने वाले स्टेट 9 हैं। ठीक है, सी इसका आंसर है। वो कौन कौन से हैं? 5 आते हैं आपके अरब सागर की तरफ यानी पश्चिमी घाट में। ये पश्चिमी घाट है आपका जो कि अरब सागर की तरफ आता है, और अरब सागर यानी पश्चिमी घाट की तरफ आने वाले स्टेट सबसे पहले आपको ऊपर गुजरात मिलता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, नीचे फिर गोवा छोटा सा, गोवा के बाद फिर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर केरल। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेट है जो अरब सागर की तरफ अपना कोस्टल लाइन बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं, जिसे हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं कि ये सभी राज्य पश्चिमी घाट की तरफ आते हैं। बाकी 4 स्टेट इधर है। सबसे ऊपर आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल मिलता है, उसके नीचे फिर उड़ीसा है, उड़ीसा से नीचे फिर आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से नीचे फिर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये 4 इधर, 5 इधर, 5 बनाते हैं अरब सागर की तरफ कोस्टल लाइन, 4 बनाते हैं बंगाल की खाड़ी में। इधर वाला जो एरिया वाटर बॉडी है जल निकाय है उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में 4, अरब सागर में 5, कुल मिला के हो जाते हैं 9। तो 9 भारत के राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं। और कौन कौन से है वो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। नीचे से फिर चलेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इधर से चलेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल लाइन बनाते हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, अगला, कौन सी गैस सर्वाधिक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर वाटर वेपराइजेशन, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि सन से आने वाली रेज या सन से आने वाली जो हीट है वो पृथ्वी पर विद्यमान गैसों के कारण ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। बाहर नहीं निकल पाती है तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए इसका आंसर ए है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक रूप से ग्रीन हाउस में उत्तरदायी है यानी रेस्पॉन्सिबल है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब होता है? 29 जुलाई, 30 जून, 5 जून या 10 अगस्त। 5 जून को तो सबसे ज्यादा प्रमुख है, दैट इज पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी संकल्पना 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में रखी गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी संकल्पना, मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन में डिसाइड किया गया था कि हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। हर साल एक नई थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की जो थीम रही है दैट इज ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, यानी रहने के लिए सिर्फ पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। ये 2022 की थीम रही है विश्व पर्यावरण दिवस की। टाइगर दिवस की बात हो रही है कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और टाइगर दिवस टाइगर को कंजर्व, टाइगर को बचाने के लिए, मतलब टाइगर को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए हम मनाते हैं। साथ ही साथ भारत में टाइगर को रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, बचाने के लिए टाइगर रिजर्व भी बनाए गए हैं। तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व जो है कुल 53 यानी 53 टाइगर रिजर्व है। और ये टाइगर रिजर्व की जो स्थापना है या जो टाइगर रिजर्व जो बनाए जाते हैं, जो बनाए गए हैं, वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में शुरू हुआ था। टाइगर को बचाने की एक मुहिम थी जिसकी अवधारणा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो आया था, उसके तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कुल मिलाकर 53 टाइगर रिजर्व है अभी भारत में। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज 29 जुलाई को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस। ठीक है, 29 जुलाई। नेक्स्ट, पर्यावरण परिवर्तन को देखते हुए निम्न में से कौन सा कारक संबंधित है, यानी पर्यावरण को कौन प्रभावित कर रहा है? पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? वनोन्मूलन का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों को उखाड़ना, पेड़ों को उखाड़ना, या वन रोपण, पेड़ों को लगाना, वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है दैट इज डिफॉरेस्टेशन, वनों को जो उखाड़ा जा रहा है, पेड़ पौधों को जो उखाड़ा जा रहा है, वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा उत्तरदायी है क्लाइमेट चेंज होने में, पर्यावरण के परिवर्तन में। कौन से मानवीय कारक पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं? सबसे ज्यादा कौन से मानवीय कारक हैं, कौन से ऐसे कारक या कौन से ऐसे काम हैं जो मानवों के द्वारा होते हैं
जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरनाक, पर्यावरण के लिए खतरनाक है या पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फसल जलाना, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। फसल जलाना, जो कि किसानों के द्वारा फसल जला दी जाती है बड़े बड़े खेतों में, जो वेस्टेज होता है क्रॉप्स का, फसलों का जो वेस्टेज होता है उसमें आग लगा दी जाती है। इसके अलावा जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण, अब वाहन भी इंसान ही चलाते हैं, जानवर तो चलाते नहीं है वाहन, वाहन भी इंसान ही चलाते हैं। तो दोनों ही ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए सहायक हैं, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है। सी इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल आंसर है। कौन सा राज्य सबसे बड़ा तटीय रेखा बनाता है, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है किस राज्य की? अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के 9 राज्य हैं जो कोस्टल लाइन बनाते हैं। 5 हैं अरब सागर की तरफ, पश्चिमी घाट की तरफ, और 4 हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। अगर दिए गए राज्यों में हम बात करते हैं तो केरल की ज्यादा बड़ी नहीं है, केरल से कर्नाटक की बड़ी है। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, सबसे ज्यादा जो बड़ी कोस्टल लाइन है दिए गए राज्यों में तो वो है तमिलनाडु की। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ ये अपनी कोस्टल लाइन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, जैव विविधता के जनक किसे माना जाता है? बायोडाइवर्सिटी का फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे माना जाता है? किसे कहते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? दैट इज फर्स्ट, यानी ए आंसर, एडवर्ड ओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता के जनक के रूप में एडवर्ड ओ विल्सन माने जाते हैं। ए सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल दिवस। अब देखो ये 5 करंट अफेयर वाले हैं, 15 क्वेश्चन हुआ करेंगे आपके जीके के और 5 होंगे आपके करंट अफेयर के, और करंट अफेयर अपडेटेड करंट अफेयर। ठीक है, तो हम दिसंबर से शुरू करते हैं। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 23 नवंबर, 22 जून या 21 मार्च? ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ए इज करेक्ट ऑप्शन, 20 दिसंबर को मनाया जाता है। हम करंट अफेयर दिसंबर से शुरू करते हैं, पीछे का पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये सही आंसर है। रायतू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? तो रायतू बंधु ये तेलंगाना की एक प्रमुख योजना है। ये फार्मर के लिए है, ये किसानों के लिए है। किसानों को तेलंगाना सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी, प्रति एकड़ 10,000 रुपए उपलब्ध कराएगी सरकार फसल लगाने के लिए। ठीक है, फसल लगाने के लिए तेलंगाना सरकार सभी किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ ये तेलंगाना सरकार उपलब्ध कराएगी। ए इसका सही आंसर है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र दिवस जैव विविधता सम्मेलन COP15 को होस्ट करने वाला है? तो वो है कनाडा, और कनाडा में मॉन्ट्रियल, एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में पहले भी ओजोन को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो चुका है। पूछा जाए कि ओजोन संरक्षण से कौन संबंधित है, तो ओजोन संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, ओजोन संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, जो कि फिर से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए COP15 को होस्ट करने वाला है, COP15 सम्मेलन को होस्ट करने वाला है। अगला, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 12 जून या 22 मार्च? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, श्री रामानुजन के जन्म दिवस पर। ठीक है, 22 दिसंबर को श्री रामानुजन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये सही आंसर है। which country launched the surface water and ocean topography यानी SWOT स्पेसक्राफ्ट? USA, इंडिया, फ्रांस या चाइना? तो ये जो स्वॉट जो है वो USA की जो स्पेस एजेंसी है, दैट इज नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नासा का पूरा नाम तो आपको पता ही है, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन USA। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, आई थिंक 20 मिनट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपको करंट अफेयर और जीके के लिए अच्छे क्वेश्चंस वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड स्टे कनेक्ट विद सफलता क्लास। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।